Good evening everyone. My name is Jyoti Shukla and we are here to study public administration. और अभी जो हम लोग आज का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड डेलीगेशन. सो ये जो स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड डेलीगेशन है इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी यूनिट 3 अभी चल रही है. सो प्रायर टू स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड डेलीगेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हायरार्की, यूनिटी ऑफ कमांड, सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन एक्सेट्रा. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड डेलीगेशन एंड दिस इज़ द लेक्चर नंबर 19 इन द सीरीज ऑफ द लेक्चर्स प्रोवाइडेड बाय मी एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी ज्योति शुक्ला. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एंड बिफोर स्टार्टिंग आई शुड टेल यू कि जो हमारी ये साइट है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, इसमें और भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जिनको ज्वाइन करके आप अपने एग्जाम्स में सिलेक्शन पा सकते हैं. सो प्लीज़ गो एंड विजिट द वेबसाइट and see if there is any course which is helpful for you. Okay, now the span of control. So what is basically the meaning of span of control? तो अगर हम इन्हें नक्शल अगर मीनिंग देखते हैं span of control की, तो वो है that span of control is particularly used in management and particularly the human resource management. कैसे? The span of control refers to the number of subordinates a supervisor has. तो जो span of control होता है वो बेसिकली हम मैनेजमेंट में जब यूज़ करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा यूज़ करते हैं. स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ़ सबॉर्डिनेट्स, कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ या फिर जूनियर्स एक सुपरवाइज़र के अंडर में काम कर रहे हैं. ठीक है, तो एक सुपरवाइज़र जितने सारे लोगों के ऊपर, जितने सारे एम्प्लॉयज़ या फिर जितने सारे सबॉर्डिनेट्स के ऊपर अपना एक कंट्रोल रखता है, उनको सुपरवाइज़ करता है या फिर उनको मॉनिटर करता है, वो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल कहलाता है. ठीक है, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल बेसिकली हुआ किसका? स्पैन ऑफ कंट्रोल हुआ उस सुपरवाइज़र का जिसके अंडर में सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं और जिनके काम को सुपरवाइज़ करना उसका काम है. ठीक है, तो इससे पहले वाला जो हमारा टॉपिक था वो सुपरविजन ही था और हमने देखा था कि किस तरीके से जो डिफरेंट टास्क होते हैं वो एक सुपरवाइज़र को करने पड़ते हैं और किस तरीके से कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को उनको गाइड करता है, उनके लिए कम्युनिकेशन का लिंक बनने की कोशिश करता है, एसेट्रा एसेट्रा. ठीक है, तो जब हम स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं तो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है दैट व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ आर एग्जैक्टली वर्किंग अंडर द सुपरवाइज़र सो दैट द वर्क कैन बी डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. कितना एफिशिएंटली, कितना स्मूथ फंक्शनिंग के लिए काम के कितने लोगों का एक सुपीरियर, एक सुपरवाइज़र के अंडर में होना सही है. ठीक है, कि मैक्सिमम ऐसा नहीं है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल में हम एक मैनेजर के अंडर में 100 लोगों को रख दें. तो वहाँ पे एक मैनेजर एक साथ में 100 लोगों को सुपरवाइज नहीं कर सकता, वो हर एक का काम बहुत ही एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली नहीं देख सकता. ठीक है, इसीलिए जनरली ये नंबर जो होता है वो इतना होता है जहाँ पे सुपरवाइज़र अपने सबॉर्डिनेट्स को काम को ढंग से देख सके, उनको सुपरवाइज़ कर सके. आजकल के टाइम पे जब काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ हो चुका है देन दैट नंबर कैन इंक्रीज टू अप टू 10 और 15, 10 से 15 लोग, या फिर आप कह लीजिए कि अगर आप इमीडिएटली किसी को सुपरवाइज़ कर रहे हैं तो मैक्सिमम 20 पीपल अ पर्सन कैन सुपरवाइज़. बट ऐसा नहीं है कि हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जिए और हम ये सोचें कि हम एक साथ 100 लोगों को सुपरवाइज़ कर सकते हैं, तो उतना बिग एक स्पैन ऑफ कंट्रोल नहीं होता है जनरली. ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी जो है डेफिनेशन होगी स्पैन ऑफ कंट्रोल की. सो स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर करता है कितने नंबर ऑफ़ सबॉर्डिनेट्स एक सुपरवाइज़र के पास हैं सो दैट कि काम जो है बहुत ही एफिशिएंटली, इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन में हो सके. तो जो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है नंबर ऑफ़ पीपल. ओके, और हम इसे मोस्टली इसीलिए पर्टिकुलरली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के टर्म में यूज़ करते हैं. नाउ मूविंग अहेड व्हेन वी कम टू द ओवरव्यू ऑफ दिस स्पैन ऑफ कंट्रोल, तो ये कहा जाता है एक्सक्यूज मी, in hierarchical organization of some time in the past it was common to see 3 to 4 persons or less under one supervisor. ठीक है, तो जब हम एक hierarchical organization की बात करते हैं तो उस hierarchical organizations में ये देखा जाता है कि जब पास्ट के हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, लाइक इन 1930s और 1920s, तो जब 1930s या फिर 1920s की उस पास्ट में जब कोई ऑर्गेनाइजेशन होती थी जिसमें एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता था, तो ये देखा जाता था कि एक सुपरवाइज़र के अंडर में 3 से 4 लोग या फिर उससे लेस लोग ही पाए जाते थे. ठीक है, क्यों?
क्योंकि तब के टाइम पे पहली बात तो ये था कि बहुत सारे लोग जॉब्स में नहीं थे, ठीक है, एक ये भी रीज़न था। एंड प्लस जो सुपरवाइज़र की जॉब होगी वो इतनी टेक्निकल नहीं होती थी, वो उन लोगों को सुपरवाइज़ करने का काम करता था, तो एक तरीके से वो एक मैनेजरियल जॉब होती थी, और सुपरवाइज़र पे बहुत कम लोगों को रखा जाता था, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे जो सुपरवाइज़र होता था उसके अंडर में जनरली 3 से 4 लोग होते थे या उससे कम होते थे, बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते थे एक सुपरवाइज़र के अंडर में। फिर सिचुएशन कब बदली, सिचुएशन स्टार्टेड चेंजिंग फ्रॉम 1980s, ठीक है। तो इन 1980s लीडर्स स्टार्टेड हैविंग flattened organization structure, and then average number of the employees under one supervisor became 1 to 10. Now from the 1980s the leaders started having flattened organization structure, कि जो लीडर्स थे उनका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था उसमें ऑब्वियसली हायरार्की तो तब भी थी, लेकिन एक थोड़ा सा फ्लैटन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसलिए हो गया था क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो है वो कंपनी में बढ़ते चले जा रहे थे, ठीक है। तो एवरेज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो है एक सुपरवाइज़र के अंडर में वो फिर 1 से लेकर के 10 तक हो गए, यानी कि एवरेज नंबर ऑफ़ पीपल जो एक सुपरवाइज़र अपने अंडर में कंट्रोल कर सकता था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है। 3 से 4 जहाँ तक पहले होता था 1920s या फिर 1930s, वो बढ़ कर के 1 से लेकर के 10 तक हो गया, ठीक है। तो हेंस दिस there was an increase in the number of people a supervisor can manage, and hence the span of control increased with the time, ठीक है। कि जहाँ पे पहले जो स्पैन ऑफ कंट्रोल था सॉरी, जहाँ पे पहले जो स्पैन ऑफ कंट्रोल था वो बहुत कम था, 3 से 4 लोगों का, वहाँ पर स्पैन ऑफ कंट्रोल एक सुपरवाइज़र का बढ़ के कितना हो गया, 1 से लेकर के 10 लोगों का, ठीक है। और ये कब हुआ, जब एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा फ्लैटन हो गया। फ्लैटन होने का मतलब ये है कि एक लेवल जो है, देयर इज़ वन लेवल ऑफ द मैनेजमेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। से फॉर सपोज देयर 100 to 200 वर्कर्स या फिर 100 to 200 एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग एट वन लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो जब 100 से 200 लोग हैं, ठीक है, तो अगर हम उसे 4 से डिवाइड करते हैं कि हर 4 लोगों के ऊपर अगर हम एक सुपरवाइज़र बिठा दें या फिर एक सीनियर मैनेजर बिठा दें तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिर वो और ज़्यादा नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बढ़ते चले जाएंगे। तो इन ऑर्डर टू क्रिएट दैट एफिशिएंसी व्हाट दे डिड कि उन्होंने जो सुपरवाइज़र्स का या फिर जो सीनियर मैनेजर्स का जो स्पैन ऑफ कंट्रोल था उसे ही इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। नो दैट केम इन द वेक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑल्सो, और ये जो काम हुआ इट केम इन द वेक ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिकॉज फ्रॉम 1980s जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी वो ऑलरेडी हमारे कंपनीज़ में, हमारी दुनिया में इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है, वो होता है हमारे ऑफिस में, हमारे काम में, ठीक है। तो जितनी भी आपकी ये कंपनीज़ हैं, स्पेशली जो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज़ हैं, तो ये जो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज़ हैं ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। तो जब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं तो इसीलिए उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो लीडर्स का बढ़ जाता है। फाइन, नाउ एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड मैनेजर्स फाउंड दैट मोर पीपल कुड बी सुपरवाइज्ड अंडर अ मैनेजर। तो जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई उसकी वजह से हमारा काम जो है कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा आसान होने लगा। हमारी जो फंक्शनिंग है, हमारे जो फाइल्स को मैनेज करने का, उसको कलेक्ट करने का, रिपोर्ट्स बनाने का जो तरीका था वो काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटराइज्ड हो गया। तो एट दैट पॉइंट जो मैनेजर्स थे दे फाउंड दैट मोर पीपल कुड बी सुपरवाइज्ड अंडर अ मैनेजर। तो तब उनको ये लगा कि वो एक से ज़्यादा या फिर ज़्यादा लोगों को अपने अंडर में सुपरवाइज़ कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों को वो आसानी से मैनेज कर सकते हैं। क्यों? तो वी सी अ वेरी सिंपल सा एग्जाम्पल कि जब पुराने ज़माने में काम होता था, अगर हम अपने इंडियन ऑफिस की ही अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, देन एट दैट टाइम बहुत ज़्यादा फाइल बनती थी, ठीक है, जैसे कहते हैं रेड टेपिज़म। तो रेड टेपिज़म जो एक टर्म है वो डेरोगेटरी सेंस में, नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि उसका मतलब ये होता था कि बहुत सारी फाइलें होती हैं, फाइलों के ऊपर एक रेड कलर का जो टेप होता है, एक फीता होता है, वो बंधा होता है, और उसकी वजह से जो फाइलें होती हैं वो आगे मूव नहीं करती हैं, एक टेबल से दूसरी टेबल तक होता रहता है, एंड द वर्क कीप ऑन लिंगरिंग। तो फिर जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई, कंप्यूटर्स आ गया, काफ़ी सारी आपकी जो सर्विसेज हैं वो कंप्यूटर ने काम करना शुरू कर दिया, जो आप अपनी फाइल्स बना सकती हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उसे एनालाइज कर सकते हैं। ये सारा काम जब एक मशीन की तरफ से, मशीन की मदद से होने लगा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द पीपल,
तो उससे क्या हुआ, लोगों का जो वर्कलोड था वो कम हुआ, ठीक है। कि पहले एक इंसान को बहुत सारी फाइल्स जो है वो लिख लिख के बनानी पड़ती थी, फिर उस फाइल को दोबारा से उस डेटा को प्रोसेस करना होता था। फिर मानिए अगर वो फाइल कभी ख़राब हो गई या फिर नहीं मिल रही है, बहुत सारी फाइलों के बीच में कभी दबी हुई है, तो उसकी वजह से टाइम का भी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता था। तो इन सारी सिचुएशन से हमें हेल्प मिली, ठीक है। हमारा जो काम है वो और ज़्यादा बेटर हुआ, हमारा काम और ज़्यादा आसान हुआ। तो जब हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान होने लगा ऑफिस में, तो उस वक्त मैनेजर्स को ये लगा कि हाँ, नाउ वी कैन मैनेज मोर पीपल अंडर वन हेड, ठीक है। नाउ टास्क लाइक कलेक्टिंग, मैनिपुलेटिंग एंड प्रेजेंटिंग द ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन कुड बी डन ईजिली विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर ये कहा जाने लगा कि जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उससे काफ़ी सारा काम आसान हो गया था, जैसे कि डेटा को कलेक्ट करना, उसको मैनिपुलेट करना, या फिर ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना, ठीक है। तो ये सारे ही काम जो पहले काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होते थे, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते थे, सो दीज वो जॉब्स दे बिकेम वेरी ईजी बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। Now the upper managers found that they could hire lesser managers with more persons working under them to get more work done with the lesser money. अब जो अपर मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने ये देखा कि अब वो कम मैनेजर्स को हायर कर सकते हैं और उनके अंडर जो है ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके कम पैसे के साथ, ठीक है। जब हम इस लाइन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपर मैनेजर्स फाउंड दैट दे कुड हायर लेसर मैनेजर्स विद मोर पर्सनस वर्किंग अंडर देम, ठीक है। सी, जैसे कि हमने अभी पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था कि एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे वर्कर्स बढ़ गए हैं, तो हेंस उसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा सुपरवाइजर्स को ना रख करके उनका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है उसको इंक्रीज़ कर दिया, और मैनेजर्स को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया, उनको सिर्फ एक कंसिडरेट लेवल में ही बढ़ाया, ठीक है। तो यहीं पे यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि जो अपर मैनेजर्स हैं, यानी कि जो अपर लेवल मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स बैठे हुए हैं, वो जो है कम मैनेजर्स को हायर किया उन्होंने, लेकिन उन मैनेजर्स के जो अंडर में वर्कर्स काम कर रहे थे उनकी गिनती उन्होंने बढ़ा दी। किसी फॉर सपोज़ पहले जो है अगर उस अपर लेवल मैनेजमेंट के अंडर में जो है 25 सुपरवाइज़र काम करते थे, उन सबके अंडर में 5-5 लोग काम करते थे, तो अब उन्होंने सिर्फ 10 सुपरवाइज़र्स को हायर किया, जिनके अंडर में 10 से लेकर के 15-15 तक वर्कर्स काम करते थे। तो इससे क्या हुआ, जो वर्कर्स हैं वो तो बहुत ही लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं, उनकी सैलरी पर तो ऑब्वियसली कम होगी, लेकिन असली काम वहीं करते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज़ वगैरह में स्पेशली। और जो मैनेजर्स होते हैं, क्योंकि वो उनसे ऊपर होते हैं, जो सुपरवाइजर्स होते हैं, तो उनकी सैलरी भी ज़्यादा बनती, तो इस तरीके से उन्होंने अपना पैसा बचाया, ठीक है। उन्होंने जो सुपरवाइजर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं मिडिल लेवल पे, लेसर लेवल पे, उनको कम हायर किया और उनके अंडर में ज़्यादा वर्कर्स को रखा जो कि एक्चुअल काम करते थे, एंड हेंस कम पैसे में वो ज़्यादा से ज़्यादा काम को कर सकें और अपने ऑर्गेनाइजेशनल की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा सकें, ओके। नाउ द करेंट शिफ्ट टू सेल्फ डायरेक्टेड क्रॉस फंक्शनल टीम्स and other forms of non-hierarchical structures have made the concept of span of control less important. Now span of control का जो हमारे ये सिस्टम है कहाँ पे लेस इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो जो हम बात कर सकते हैं कि जो करंट शिफ्ट है आजकल की, स्पेशली जो सेल्फ डायरेक्टेड क्रॉस फंक्शनल टीम्स हैं, कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जिसमें काफ़ी सारी टीम्स काम कर रही होती हैं, और उनके जो फंक्शंस होते हैं वो आपस में क्रिस क्रॉस होते हैं, मतलब आपस में कहीं ना कहीं से कनेक्ट करते हैं, सो दे कीप ऑन क्रिस क्रॉसिंग, ठीक है। तो बहुत ही जो क्रॉस फंक्शनल टीम्स होती हैं कि कोई टीम है वो इस एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का भी काम कर रही है, फंक्शन कर रही है, दूसरे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का भी काम कर रही है, ठीक है। और कुछ अगर ऐसे फॉर्म्स होते हैं जहाँ पे नॉन हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, जहाँ पे नॉन हायरार्कियल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जब हायरार्की नहीं होगी, तो हायरार्की का मतलब क्या होता है कि सबसे ऊपर वाली लेवल पे एक बंदा बैठा है, उसके नीचे कोई है, उसके नीचे कोई है, इस तरीके से, ठीक है, एक लैडर की तरह, एक टेबल की तरह वो होता है, उसे हायरार्की कहते हैं। लेकिन अब क्या, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैटेंड है, वो हायरार्कियल बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, ये जो एलिमेंट है, ये थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। या तो अगर कोई क्रॉस फंक्शनल टीम्स बहुत ज़्यादा फंक्शन कर रहे हैं, या फिर नॉन हायरार्कियल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो कम इम्पोर्टेंट हो जाता है। Now, Lyndon Urwick developed a theory based on the geographical dispersion and the need to face meetings, ठीक है। तो लिंडन उर्विक ने एक थ्योरी डेवलप की थी स्पैन ऑफ कंट्रोल के लिए,
जो कि बेस्ड थे उनके जोग्राफिकल डिस्पर्शन पे एंड द नीड टू फेस मीटिंग्स। और उनका ये मानना था कि जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो सिर्फ उतने ही लोगों का होना चाहिए, सो दैट कि एक सुपरवाइज़र के अंडर में उतने ही सबॉर्डिनेट्स होने चाहिए जिनसे वो फेस टू फेस मिल सके, जिनसे वो फेस टू फेस बात कर सके या फिर उनको ढंग से सुपरवाइज कर सके, ठीक है। एंड इन स्पाइट ऑफ सिंस देन नो कन्विंसिंग थ्योरीज हैव बीन प्रोड्यूस्ड। और लिंडल उर्विक की जो ये थ्योरी थी, जो उन्होंने ये थ्योरी अपनी डेवलप की थी, जिसको उन्होंने जोग्राफिकल डिस्पर्शन का बेसिस बनाया था, ठीक है। उन्होंने ये कहा था, जोग्राफिकल डिस्पर्शन का मतलब ये कि जोग्राफी से मतलब होता है जगह की, ठीक है। क्योंकि कोई एक ऐसी कंपनी है, सिर्फ और सपोज कोई कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है और वो बहुत सारे कंट्रीज़ में उसके ऑफिसेस हैं, उसकी ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो अगर कोई एक इंसान है जो सिर्फ एक कंट्री में बैठा हुआ है, वो हर कंट्री के या फिर 12 अलग अलग कंट्री के जो लोग हैं उसके अंडर में, उसको ढंग से वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उनको ढंग से सुपरवाइज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका जोग्राफिकल एरिया है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। एक आदमी अगर टर्की में बैठा हुआ है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में है, तीसरा चाइना में है, तो हर जगह की जो कंडीशंस हैं वो अलग अलग है। हो सकता है जहाँ पे हमने अपने सबॉर्डिनेट को बिठाया है वो वहाँ का ही नेटिव हो। से फॉर सपोज इफ़ यू हैव अ ब्रांच इन बीजिंग, तो आपका जो सबॉर्डिनेट है वो चाइनीज़ हो, ठीक है। तो इन दैट केस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इतनी सारी जोग्राफी में इतने सारे अलग अलग जगह के लोगों को समझना, उनको कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना, ठीक है। तो लिंडल उर्विक का कहना ये था कि स्पैन ऑफ कंट्रोल उतना ही होना चाहिए जहाँ पे आदमी एक दूसरे से फेस टू फेस कनेक्ट कर सके, फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सके और मैनेज कर सके, ठीक है। और उसके बाद में कोई भी खास कन्विंसिंग थ्योरीज जो है स्पैन ऑफ कंट्रोल पर तो नहीं आई किसी भी थिंकर की, ठीक है। Now this is because the optimum span of control depends on many variables including the organization structure, available technology, the functions being performed, the competencies of the manager, etc. Now this is because कि ऐसा क्यों हुआ कि बहुत ज़्यादा कोई कन्विंसिंग थ्योरीज उसके बाद आई नहीं। तो इसका रीज़न ये दिया जाता है कि जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो काफ़ी सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है नहीं है। अगर आप एक रिडंडेंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से चल रहे हैं तो बट ऑब्वियसली आपको ज़्यादा लोगों को हायर करना पड़ेगा काम करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास जो है करंट टेक्नोलॉजी है, एक 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी है, सो आप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही, अगर आज के टाइम पे हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही काफ़ी सारा काम ऑटोमेटेड हो जाता है ऑटोमेटेड हो जाता है, ठीक है। तो इन दैट केस लेस पीपल आर रिक्वायर्ड, द फंक्शंस बीइंग परफॉर्म्ड एंड द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द मैनेजर, कि जो फंक्शंस जो है किस तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं उस बात पे भी डिपेंड करता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। और मैनेजर की जो कॉम्पिटेंसीज है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि मैनेजर कितना ज़्यादा कॉम्पिटेंट है। अगर मैनेजर काफ़ी कॉम्पिटेंट है तो जाहिर सी बात है कि उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइडर हो सकता है, वो बहुत सारे लोगों को अपने अंडर में कंट्रोल कर सकता है, उन्हें सुपरवाइज कर सकता है। लेकिन अगर उसकी कॉम्पिटेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है, वो इतना एफिशिएंट नहीं है, तो वो कम लोगों को भी बहुत ढंग से सुपरवाइज नहीं कर पाएगा। और किस तरीके के फंक्शंस परफॉर्म होने हैं ये भी बात डिपेंड करती है। अगर हम टेक्निकल चीज़ की बात करें, सपोज कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है और अगर किसी मैनेजर को अपने अंडर में 10 से 15 इंजीनियर्स को सुपरवाइज करना है और वो सब थोड़ा अलग अलग सा काम करें, तो एट दैट पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ पे इतना सारा मैनुअल वर्क मशीनरी के साथ में और इतना टेक्निकल नो हाउ रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पे सुपरवाइज़र का जो है हर एक उस काम को खुद जानना भी उतना ही ज़रूरी है कि जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं वो ढंग से काम कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि स्पैन ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल करते हैं या फिर जिसके ऊपर स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड करता है। Now one more theory was produced which said that manager can have as many subordinates as he can do it with the personal effectiveness. तो एक और थ्योरी यहाँ पे सामने आई थी बाद में जिसमें ये कहा गया था कि स्पैन ऑफ कंट्रोल उतना ही होना चाहिए जितने सबॉर्डिनेट्स को एक मैनेजर जो है वो इफेक्टिवली या फिर पर्सनल इफेक्टिवनेस के साथ जो है हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत एक ऑब्वियस सी बात कही गई थी कि जितने सबॉर्डिनेट आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, कहने का मतलब ये कि जितना काम आप ढंग से कर सकते हैं उतना ही काम आपको हाथ में लेना चाहिए, ठीक है। तो कोई इंसान सुपरवाइज़र है, उसके अंडर में सबॉर्डिनेट्स हैं,
से फॉर सपोज 20 to 25, लेकिन वो 20 to 25 सबॉर्डिनेट्स को बहुत ढंग से सुपरवाइज नहीं कर पा रहा है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर उसके अंडर में 10 से 12 लोग होते हैं तो वो बेटर तरीके से काम कर पाता, तो वो ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन होगी, ठीक है। तो इन दैट केस जो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो इतना होना चाहिए एज पर द नीड, और यू कैन सी दैट एज पर द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजर, जितना वो इफ़ेक्टिवली उनको हैंडल कर सके, और जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है वो बढ़ना चाहिए, ना कि घटना चाहिए, और जो काम है वो टाइम पे होना चाहिए और ढंग से होना चाहिए। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो अब अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो स्पैन ऑफ कंट्रोल को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला तो है यहाँ पे जोग्राफिकल डिस्पर्शंस। तो जोग्राफिकल डिस्पर्शंस की जैसे हमने बात की, वी वर मेंट विद द जोग्राफी, कि कितना वाइडली डिस्पर्स्ड है, कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से शहर में, कौन कौन से स्टेट में, या फिर कौन कौन सी कंट्रीज़ में। नाउ इफ़ द ब्रांचेस ऑफ द बिजनेस आर वाइडली डिस्पर्स्ड, the manager will find it difficult to control and hence the span of control will be smaller। कि अगर जो है बिज़नेस आपका बहुत ज़्यादा वाइडली डिस्पर्स है काफ़ी सारे स्टेट्स में या फिर काफ़ी सारे नेशंस में, तो मैनेजर को उसे कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, और इसलिए जो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा वो कैसा होगा, वो स्मॉल होगा, वो छोटा होगा। तो जैसे कि अभी हमने पहले वाले एग्जाम्पल में इसको ऑलरेडी डिस्कस किया था कि लिंडल उल्रिच ने जो थ्योरी दी थी वो जोग्राफिकल डिस्पर्शंस को बेसिस पे रख के ही दी थी, ठीक है। तो जोग्राफिकल डिस्पर्शंस का मतलब ये है कि अगर कोई भी कंपनी है और उसको काफ़ी सारा सॉरी अगर कोई कंपनी है जिसके जो ब्रांचेस हैं वो बहुत सारे कंट्रीज़ में हैं, तो ऐसे में जो एक मैनेजर होता है उसको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने में, अगर वो अलग अलग जोग्राफिकल सिचुएशंस में सिचुएटेड हैं, ठीक है। तो इसलिए इस वक्त क्या होगा, उस वक्त उस मैनेजर का जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा वो काफ़ी छोटा हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज वो बहुत अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज़ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके काम को डायरेक्टली अपने अंडर में मैनेज कर पाना उसके लिए मुश्किल होगा, राइट। तो ऐसे टाइम पर उसका जो सुपरविजन है वो इफ़ेक्ट होगा। सो इन दैट केस उसका सुपरविजन किस टाइप से होना चाहिए, उसका सुपरविजन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे वो इफ़ेक्टिवली उसको सुपरवाइज कर सके, उन लोगों को देख सके, अपने जो सबॉर्डिनेट्स उनको ढंग से मैनेज कर सके, उन्होंने क्या काम किया है, कितने टाइम पे किया है, कहाँ पे उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ पे वो उनकी हेल्प कर सकता है, उनको गाइड कर सकता है, ठीक है। तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वो उतने लोगों को ही अपने अंडर में रखे जितने लोगों को वो इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकता है, उन्हें कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ द वर्कर्स। अब स्पैन ऑफ कंट्रोल दूसरी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कैपेबिलिटी ऑफ द वर्कर्स पे, कि अगर जो वर्कर्स हैं वो हाईली कैपेबल हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हैं अपना काम करने के लिए, उनको कम सुपरविजन चाहिए एंड दे कैन बी लेफ्ट ऑन देयर ओन, और उनको उनके ऊपर छोड़ा जा सकता है कि ठीक है उनको बहुत ज़्यादा सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इतने कैपेबल हैं कि उनको हर वक्त ज़्यादा से गाइडेंस के लिए या फिर हर चीज़ के लिए बताने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑर्डर से इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे में भी जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो कम हो जाता है, ठीक है। दे नीड नॉट टू बी सुपरवाइज मच एंड हेंस द स्पैन ऑफ कंट्रोल विल बी वाइडर। तो यहाँ पे जो उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो वाइड हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर जो हमारे अंडर में लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि से फॉर सपोज इफ आई एम अ सुपरवाइज़र और मेरे अंडर में जो है 20-25 वर्कर्स काम कर रहे हैं, और वो सारे वर्कर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हैं अपना काम करने के लिए, उनको मुझे बहुत ज़्यादा सुपरवाइज़ नहीं करना पड़ता, बहुत ज़्यादा उनको इंस्ट्रक्शंस नहीं देने पड़ते, बहुत ज़्यादा उनके पीछे पीछे नहीं लगना पड़ता है। तो ऐसे में आई कैन डेफिनेटली इंक्रीज़ माई बेस, आई कैन हैव मोर एंड मोर वर्कर्स वर्किंग अंडर मी। वाई? क्योंकि मेरे अंडर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ऑलरेडी काबिल हैं। तो ऐसे में जो मेरा स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो क्या होगा, वो वाइड हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर ज़्यादा काबिल लोग हैं, ज़्यादा काबिल वर्कर्स हैं, ठीक है, जो सबॉर्डिनेट्स हैं अगर उनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है, तो ऐसे में जो मैनेजर है उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ जाएगा और वाइड हो जाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने अंडर में फिर रख सकेगा। फिर एक कैपेबिलिटी ऑफ द बॉस, कि बॉस की कैपेबिलिटी कैसी है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी कि इफ़ द बॉस इज़ वेल केपेबल विद द गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टास्क, गुड नॉलेज ऑफ द वर्कर्स एंड बेटर रिलेशन विद देम, विल हैव लार्जर स्पैन ऑफ कंट्रोल। कि अगर बॉस जो है
वो वेल केपेबल है, उसकी बहुत ज़्यादा केपेबल है, उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है काम को लेकर के, उसके पास वर्कर्स की नॉलेज अच्छी है और बेटर रिलेशन बिल्डअप कर रखा है उसने उन सभी के साथ, तब भी उसका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पहले तो उसको काम की पहचान है, फिर दूसरा ही हैज़ अ गुड अंडरस्टैंडिंग विद द वर्कर्स ऑल्सो, उसकी वर्कर्स के साथ भी अच्छी नॉलेज है, वर्कर्स के बारे में उसको अच्छी नॉलेज है, और वर्कर्स के साथ में जो उसका रिलेशनशिप है वो काफ़ी बेटर है। तो ऐसे में जो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो डिपेंड करता है हमारे कैपेबिलिटी ऑफ द बॉस पे। नाउ द वैल्यू एड ऑफ द बॉस, so if the boss is adding value by training and developing the new skills, will need a narrow span of control। तो जहाँ पे जो बॉस है, अगर हम वैल्यू ऐड ऑफ द बॉस की बात करते हैं कि जो बॉस है वो अपने वर्कर्स में वैल्यू को ऐड करने के बारे में सोचता है, कैसे? थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग न्यू स्किल्स। कि अगर कोई एक सुपरवाइज़र है, कोई एक मैनेजर है जो चाहता है कि जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपनी जो है वो ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान दें, वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करें और अपने आप को ज़्यादा डेवलप करें, कैसे? बाय एक्वायरिंग न्यू स्किल्स। अगर वो चाहता है कि जो उसके अंडर में लोग काम कर रहे हैं वो और ज़्यादा स्किल्स को अक्वायर करें, तो वो क्या करेंगे? वो अपनी नई नई स्किल्स को अक्वायर करेंगे, ज़्यादा काबिल बन जाएंगे थ्रू द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो फिर वो वर्कर्स तो नहीं रहेंगे ना, तो वो प्रमोट होकर के आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में अगर कोई एक ऐसा बॉस है जो अपने वर्कर्स को हमेशा अपलिफ्ट करता है, उनको हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तो वो लोग अपलिफ्ट होकर के, डेवलप होकर के, ज़्यादा ट्रेन होकर के, प्रमोट होकर होते चले जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो इससे क्या होता है कि जो वो सुपरवाइज़र है उसका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो कम हो जाता है, यानी कि पीपल वर्किंग अंडर हिम दे गेट रिड्यूस्ड बाय, बिकॉज दे बिकम अ बेटर ह्यूमन रिसोर्स एंड दे गेट प्रमोटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ द सिमिलैरिटी ऑफ द टास्क। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे अंडर में अगर 15 लोग काम कर रहे हैं और 15 लोगों का जो टास्क है वो एकदम एक जैसा है, ठीक है। सो इफ़ द टास्क विच द वर्कर्स आर परफॉर्मिंग आर सिमिलर टास्क, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स कैन बी कंट्रोल्ड ईजिली। तो अगर जो हमारे अंडर में वर्कर्स काम कर रहे हैं उन सबको एक ही काम करना है, एक ही जैसा काम करना है, ठीक है, तो उनको कंट्रोल कर पाना फिर आसान होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंट्रोल किया जा सकेगा। ठीक है, तो अगर सिमिलैरिटी ऑफ द टास्क होता है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा? वो ज़्यादा हो जाएगा, वो वाइडर हो जाएगा। नाउ द वॉल्यूम ऑफ द अदर टास्क। अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ द अदर टास्क की, कि कितना अलग अलग जो टास्क है वो भी एक मैनेजर के सर के ऊपर है। इफ़ द बॉस हैज़ द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, से फॉर सपोज अगर वो किसी कमेटी का मेंबर भी है, उसे शेयर होल्डर्स के साथ भी मीटिंग करनी है, उसके साथ लाइजनिंग कर रखी है, या फिर उसके ऊपर कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, उसके ऊपर जो है वो एडवर्टाइजिंग की भी जिम्मेदारी डाल दी गई, तो अगर उसके पास एक बॉस के पास में जो है वो बहुत सारा काम है, मतलब जो उसकी पोजीशन है एज अ सुपरवाइज़र अपने सबॉर्डिनेट्स की जो ऊपर की जो उसकी पोजीशन है उसके अलावा भी उसके पास में एंसिलरी बहुत सारे काम हैं, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में वो इंसान अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे हमेशा शॉर्ट रिपोर्ट्स मांगेगा, ठीक है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन में नहीं जा पाएगा व्हेन इट कम्स टू हिज सबॉर्डिनेट। तो अपने सबॉर्डिनेट से वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं मिल पाएगा, उनसे बहुत लंबी लंबी रिपोर्ट्स नहीं मांगेगा, शॉर्टर रिपोर्ट्स मांगेगा, एंड हेंस कहीं ना कहीं अपने काम को थोड़ा सा ईज़ रखने के लिए वो कम ही लोगों को अपने अंडर में रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में जो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल हो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। नाउ द रिक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, कि कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं जो कहीं कहीं पे रिक्वायर्ड होते हैं। So if the boss is required to have regular face-to-face contact, complete appraisal and development plans, discuss remuneration benefits, write job descriptions etc., then the span will be lesser. तो यहाँ पे आता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हमें रिक्वायर्ड है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क वहाँ पे होते हैं, और एक बॉस का अपने सबॉर्डिनेट से जो है एक रेगुलर फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है, वो उनका कंप्लीट अप्रेजल करता है, उनका डेवलपमेंट प्लान्स के ऊपर ध्यान देता है, उनके रेम्यूनरेशन बेनिफिट्स को डिस्कस करता है, उनके जॉब डिस्क्रिप्शंस को बहुत अच्छे से लिखता है, तो वहाँ पे भी जो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा वो छोटा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे उसको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ही ज़्यादा करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, कि उसको डेवलपमेंट प्लान्स भी देखना है, उसको जॉब डिस्क्रिप्शन भी देना है, उसको रेम्यूनरी बेनिफिट्स भी देने हैं, उसको फेस टू फेस इंटरैक्ट भी करना है। तो जहाँ पे इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हो जाएंगे वहाँ पे एक इंसान बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ मैनेज नहीं कर पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो कैसा होगा? वो कम होगा, इट विल बी लेसर।
Now, the span of control should be as less as possible and the supervisor should be able to manage all the subordinates smoothly and nicely. तो एंड में ये कहा गया है कि जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो जो छोटे से छोटा होना चाहिए, ठीक है, कि जितना वो छोटा हो सकता है पॉसिबल हो उतना हो, ताकि जो सुपरवाइज़र है वो अपने सबॉर्डिनेट से स्मूथली और नाइसली काम को करवा सके, ठीक है। तो काम को कैसे कराएगा, स्मूथली और नाइसली करवाएगा, ओके। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है कि एक मैनेजर या फिर एक सुपरवाइज़र के अंडर में कितने सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं और सिर्फ उतने ही सबॉर्डिनेट्स होने चाहिए जितने सबॉर्डिनेट्स से सुपरवाइज़र आसानी से और अच्छे ढंग से काम ले सके, ठीक है। तो ये तो था हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल। नाउ मूविंग अहेड वी कम टू द डेलीगेशन। ये है हमारा दूसरा टॉपिक। जब डेलीगेशन की हम बात करते हैं तो बेसिकली व्हाट डज इट मीन। तो डेलीगेशन का मतलब होता है इट इज़ द असाइनमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी टू एनी पर्सन टू कैरी आउट द स्पेसिफिक एक्टिविटी। सॉरी, यहाँ पे कार्ट आउट नहीं होगा, यहाँ पे कैरी आउट होगा, ठीक है। तो डेलीगेशन का मतलब होता है किसी को कोई जिम्मेदारी या फिर अथॉरिटी को सौंपना, ठीक है, कि हम एक काम किसी अपने से जूनियर को एक काम को सौंप रहे हैं, यानी कि दैट पर्सन ही इज़ डेलीगेटेड विद दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू डू अ स्पेसिफिक जॉब। एक स्पेसिफिक एक्टिविटी, एक स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए जब हम किसी इंसान को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो अथॉरिटी देते हैं, वो काम हम उसे सौंपते हैं, तो वो डेलीगेशन कहलाता है। नाउ इट इज़ वन ऑफ द कोर कंसेप्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट लीडरशिप। तो जब बात आती है डेलीगेशन की तो वो मैनेजमेंट लीडरशिप के कोर कंसेप्ट्स में से आता है, ठीक है। मतलब इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट व्हेन इट कम्स टू द डेलीगेशन। तो डेलीगेशन को अगर हम एज अ वर्ड कहीं पे पढ़ते हैं तो हो सकता है कि हमें उसकी पूरी मीनिंग समझ में ना आए, कि हम कहें कि ठीक है, हो सकता है इट कैन बी अ वेरी वाइडर कंसेप्ट इन द मैनेजमेंट और समथिंग, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। डेलीगेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जब हम अपने सबॉर्डिनेट को, अपने से नीचे पोजीशन वाले एम्प्लॉय को कोई काम करने के लिए सौंपते हैं या फिर ये असाइनमेंट्स हैं हम उसे सौंपते हैं, वो डेलीगेशन कहलाता है। अब वो काम करने की उसको पूरी आज़ादी होती है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है और कब तक उसको कंप्लीट करना है। Now delegation empowers a subordinate to take decisions, that is shifting of the decision making authority from one organizational level to a lower one। और डेलीगेशन की वजह से क्या होता है कि जो एक सबॉर्डिनेट होता है वो एम्पावर हो जाता है अपने डिसीजंस को लेने के लिए। तो हेंस यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो डेलीगेशन है इट इज़ नथिंग एल्स बट द शिफ्टिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल टू अ लोअर वन। तो जब किसी काम को करने का या फिर उस काम को करने के लिए किसी पर्टिकुलर डिसीजन को लेने की जो अथॉरिटी है वो एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल से एक नीचे के ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आ जाती है, तो वो डेलीगेशन कहलाती है, ठीक है। से वो सपोज़ कि आपको जो सीनियर है उसको एक काम करने की अथॉरिटी है, पर्टिकुलरली उसी को ये अथॉरिटी है काम करने की या फिर कोई एक रिपोर्ट बनाने की, लेकिन जब वो इंसान वो रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी अपने जूनियर को दे देता है जो उसे एक पोजीशन कम है, तो उसका मतलब ये है कि उसने उस काम का जो डेलीगेशन है वो काम डेलीगेट किया है अपने जूनियर को टू डू दैट पर्टिकुलर जॉब, और उसके साथ साथ उसने वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो डिसीजन मेकिंग का जो पावर है वो भी उसको सौंपा है, ठीक है। सो इन जनरल डेलीगेशन इज़ गुड एंड कैन सेव मनी एंड टाइम। तो जनरली ये कहा जाता है कि जो डेलीगेशन है वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा माना जाता है और वो हमारा मनी और टाइम को बचाता है, ठीक है। तो डेलीगेशन का मतलब क्या है कि अगर एक सुपीरियर है, सॉरी एक सीनियर है और उसके पास काफ़ी सारा काम है बट उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सारे के सारे काम को इक्वल टाइम और इक्वल कंसंट्रेशन दे सकें, तो ऐसे में वो क्या करेगा, ऐसे में वो अपना जो कुछ काम है सम पोर्शन ऑफ द वर्क ही डेलीगेटेड टू हिज जूनियर, वो अपने जूनियर को या फिर अपने सेक्रेटरी को अपना कुछ काम डेलीगेट कर देता है ताकि उसका जो काम है वो पूरा का पूरा हो सके। और जब वो अपना काम अपने किसी सेक्रेटरी को या फिर अपने किसी जूनियर को डेलीगेट करेगा तो उस काम को करने की जो पूरी पूरी आज़ादी है वो भी उस इंसान को मिलेगी। नाउ व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ द डेलीगेशन। जब हम बात करते हैं कि डेलीगेशन के प्रोसेस क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला तो है असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी, कि जब हम किसी को कोई काम कोई असाइनमेंट डेलीगेट करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले तो असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी भी हो जाती है कि आपने पहले काम दिया, काम देने के बाद असाइनमेंट देने के बाद क्या हुआ, असाइनमेंट का मतलब हुआ काम, यहाँ पे उस असाइनमेंट की बात हो रही है, जैसे हम लोग कॉलेज में जो असाइनमेंट वगैरह बनाते हैं प्रोजेक्ट वगैरह उसकी बात हो रही है। फिर यहाँ पे आता है दूसरा असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है उस इंसान को अथॉरिटी देना,
ठीक है, उसको वो अथॉरिटी असाइन करना। तो जब हम उसको वो काम प्रॉपरली डेलीगेट कर देते हैं तो उसके साथ ही हम उसको वो अथॉरिटी भी असाइन कर देते हैं जो उस काम को करने के लिए रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, फिर है असाइनमेंट ऑफ टास्क। तो जब हम किसी इंसान को कोई एक काम डेलीगेट करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं वो भी उसमें ऑटोमेटिकली ऐड ऑन हो जाते हैं। ठीक है, फिर है क्रिएशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ व्हेन अ पर्सन इज डेलीगेटेड विद सम काइंड ऑफ असाइनमेंट, सम काइंड ऑफ अ टास्क, तो वहाँ पे ना केवल सिर्फ उसको डिसीजन लेने की अथॉरिटी होती है, पावर होता है, उस काम को करने की अथॉरिटी होती है, उससे रिलेटेड जो एंसिलरी टास्क हैं वो उसे करने होते हैं, बट ऑल्सो देयर इज़ अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर जो आपको काम दिया गया है वो आप जो तय तरीके हैं उन्हीं के हिसाब से करेंगे। आप मन चाहे जैसे चाहे वैसे खुद अपने हिसाब से आप काम को नहीं कर सकते। ठीक है, सो देयर इज़ अ सेट परफॉर्मर जिस हिसाब से आप काम को करेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। So apart from the authority, the responsibility to complete the task and responsibility to complete the job within the required time also goes to the person. It is also delegated to the person. Now the creation of the accountability. So accountability का यहाँ पे मतलब ये आता है कि that person is answerable to his superior, कि जब आप किसी काम को कर रहे हैं तो उस काम से रिलेटेड अगर कुछ भी खामियां होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस प्रॉब्लम्स के लिए आप ही अकाउंटेबल ठहराए जाओगे, आप ही दोषी ठहराए जाओगे। ठीक है, तो इन दैट केस अ पर्सन इज ऑल्सो हेल्ड आंसरेबल एंड अकाउंटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर डेलीगेशन। तो यहाँ पे जो प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन की बातें आती हैं तो हमने 4 स्टेप देखे। पहला तो था असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी, सेकेंड वन वॉज द असाइनमेंट ऑफ द टास्क, थर्ड वन वॉज द क्रिएशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन द क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो पहले तो हमने काम को दिया, उसके साथ में उसको अथॉरिटी भी दे दी और टास्क भी दे दिए। उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है कि आप अपने काम को बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ढंग से करेंगे, और फिर अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है बिकॉज आप आंसरेबल हैं अपने काम को करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोसेस। नाउ अलाउिंग द असिस्टेंट्स टू मेक द डिसीजंस रिगार्डिंग द असाइन टास्क, कि जब हम डेलीगेशन करते हैं तो उसमें हम असिस्टेंट्स को अलाउ करते हैं कि उससे रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं वो उनको लेने के लिए आज़ाद है। नाउ डेलीगेटिंग द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द राइट पर्सन, एंड ऑल्सो व्हेन वी आर डेलीगेटिंग अ टास्क टू द पर्सन, तो हम जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे बहुत ही सही इंसान को देंगे। ठीक है, सो व्हेन वी आर डेलीगेटिंग अ टास्क टू सम पर्सन वी हैव टू मेक श्योर कि वो जो काम जिसको दिया जा रहा है वो इंसान जो है वो एक सही इंसान है, सो दैट वो उस काम को सही अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एग्जीक्यूट कर सके। नाउ प्रोवाइडिंग नेसेसरी अथॉरिटी रिसोर्सेज एंड सपोर्ट टू द स्टाफ, एंड ऑल्सो अगर हम चाहते हैं कि जो हमने काम डेलीगेट किया है वो बहुत अच्छे से हो, ढंग से एफिशिएंटली फंक्शन हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उस इंसान को जो नेसेसरी अथॉरिटी है, जो रिसोर्सेज हैं और जो सपोर्ट है वो हम अपने स्टाफ को दें, वो हम अपने जूनियर्स को दें। ठीक है, फिर है हैविंग द कंप्लीट फेथ इन द स्टाफ एबिलिटी, एंड ऑल्सो व्हेन वी हैव डेलीगेटेड समथिंग टू अवर स्टाफ, तो हमें उन पर ये भरोसा रखना भी ज़रूरी है कि हाँ, हमने जिन लोगों को काम दिया है वो ये काम को बहुत अच्छे ढंग से और बहुत सही ढंग से कर पाएंगे। सो हमें उनमें विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन गिविंग टाइम टू स्टाफ टू ब्रीफ यू अबाउट द टास्क असाइन, फिर आप उन्हें टाइम देते हैं कि कितने टाइम के बाद में या फिर कितने टाइम तक आपका जो स्टाफ है वो आपको ब्रीफ करेगा जो भी टास्क उसे असाइन किए गए हैं उसके लिए। ओके, सो ये था हमारा डेलीगेशन की। जब हम डेलीगेशन की बात करते हैं तो हमने देखा कि डेलीगेशन क्या है एग्जैक्टली, उसका प्रोसेस क्या है, और उसमें ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए थे कि अगर हम किसी को कोई टास्क डेलीगेट करते हैं तो हम उसको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं, एक सही इंसान को हम उसे नेसेसरी अथॉरिटी रिसोर्सेज और सपोर्ट देते हैं, हमें उस पर भरोसा रखना होता है, और प्लस हम उसको टाइम देते हैं जितने टाइम के बाद में वो हमें ब्रीफ करेगा अबाउट द टास्क असाइन। ठीक है, सो विद दिस वी आर फिनिश विद दीज 2 टॉपिक्स विच इज़ द स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड द डेलीगेशन। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, एंड मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो, so I hope that the complete topic is clear to you, and the next topic will come with the in the next video will come with the next topic. Okay.